हम लोग शुरू करेंगे प्रिमिटिव से। तो प्रिमिटिव प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ, एफ के ऊपर एक ऐसा फंक्शन जी सच दैट जी प्राइम इज इक्वल टू एफ, है ना। तो जी को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव ऑफ एफ। जी इज अ प्रिमिटिव ऑफ एफ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि रियल एनालिसिस में जब हम लोग पढ़ते हैं प्रिमिटिव के बारे में, तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन हैज अ प्रिमिटिव। सही है? जिनको नहीं पता है वो इस बात को नोट कर लें। ठीक है कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो, हमेशा उसके पास प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव होता क्या है? एक ऐसा फंक्शन जी जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन के इक्वल हो, तो कहते हैं जी इज अ प्रिमिटिव ऑफ एफ। प्रिमिटिव मतलब रूट, पीछे कहां से ये फंक्शन एफ बना होगा। अगर इसी प्रिमिटिव की बात हम लोग कॉम्प्लेक्स में करें इन सी, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ओनली एनालिटिक फंक्शन विल हैव प्रिमिटिव। फंक्शन विल हैव प्रिमिटिव। देखो मतलब आप समझ गए, कंटिन्यूअस फंक्शन प्रिमिटिव नहीं रख सकता सी में, डिफरेंशिएबल फंक्शन प्रिमिटिव, एनालिटिक फंक्शन जो है वो प्रिमिटिव रखता है, ओनली एनालिटिक फंक्शन। यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन के पास प्रिमिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे 2 स्टेप आगे आपको प्रिमिटिव मिलेगा। उसका रीजन क्या है, क्यों ये कंडीशन स्ट्रॉन्गर है? इसको स्ट्रॉन्गर कहते हैं क्योंकि हर आदमी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कंटिन्यूअस फंक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, ये कंटिन्यूअस है बट नॉट एनालिटिक। इसलिए एफ कैन नेवर हैव प्रिमिटिव। समझ रहे हैं? एफ कैन नेवर हैव प्रिमिटिव। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि केवल एनालिटिक फंक्शन ही प्रिमिटिव रख पाते हैं? बहुत सुंदर रीजन है, जब मैं पावर सीरीज पढ़ूंगा तो वापस आऊंगा। ठीक है, तो आइए, एक इंपॉर्टेंट अभी के लिए रिजल्ट है, आगे के लिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको देंगे। मुझे याद दिलाइएगा पावर सीरीज में वापस से यहाँ पे। सो इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। और ये पहला ऐसा चमत्कारी रिजल्ट है जो आपको सी में नहीं मिलेगा, आर में नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल सी में मिलता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। तो इफ एफ इज एनालिटिक on some domain D, then every derivative, that is Fn and belong to natural number, will also be एनालिटिक ऑन डी। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है अगर मान लीजिए कह दिया किसी ने एफ एनालिटिक है, बहुत सुंदर रिजल्ट है और बहुत फैसिनेटिंग भी है। मान लीजिए कह दिया किसी ने कि एफ एनालिटिक है, तो फिर एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, ये सारे के सारे क्या होंगे? एनालिटिक होंगे। सारे के सारे एनालिटिक होंगे। मतलब देखना कितना सुंदर रिजल्ट है। अगर आर में बात करें, एफ अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश केवल और केवल एग्जिस्ट करता है। इसकी कंटिन्यूटी, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी वो आगे की बात है। अगर एफ डैश डिफरेंशिएबल होता है तब जाके एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है। ठीक, ये सर इतना समझ में आ रहा है? यस और नो? हेलो, यस सर, यस। इतना समझ में आ रहा है? फर्दर इसकी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, अगर केवल कंटिन्यूअस है तो एफ डैश, एफ डबल डैश नहीं मिलेगा।
अगर डिफरेंशिएबल भी है तब एफ ट्रिपल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक बात। कहां पर? आर में। लेकिन देखना सी में एक जादू है। क्या? एफ अगर है एनालिटिक, क्या है? एनालिटिक, तो एफ डैश एग्जिस्ट भी करेगा प्लस एनालिटिक भी होगा। एफ डैश एग्जिस्ट भी करेगा और एनालिटिक भी होगा। क्योंकि एफ डैश एनालिटिक होगा तो फर्दर एफ डबल डैश भी एग्जिस्ट करेगा प्लस ये भी अपने आप एनालिटिक होगा। जादू देखो तुम, नीचे आओ, और सो ऑन, पूरी की पूरी चेन एफ एन जो है वो एग्जिस्ट भी करता है और एनालिटिक भी होता है। ठीक, इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि एफ एनालिटिक है सर। यस बोलिए। डबल वेरिएबल में सर इस तरह का क्वेश्चन था सर। डबल देखिए, डबल वेरिएबल में ही काम नहीं करेगा, ये सी में काम करेगा। ये आप अगर ये डबल समझे, वेरिएबल नहीं नहीं नहीं, डबल वेरिएबल में तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, कंफ्यूज मत होइए, समझ लीजिए। देखिए एफ एक्स कॉमा वाई और एफ ऑफ जेड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस सर। समझ रहे हैं? ये R2 में डिफाइंड है, ये सी पर डिफाइंड, इसकी इक्विवेलेंस दिखाते हैं रिप्रेजेंटेशन में, बाकी इनके बिहेवियर अलग होते हैं। यहाँ एनालिटिसिटी होती है क्या बताओ? नो सर। है ना, टू वेरिएबल में एनालिटिसिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एनालिटिसिटी होती है। ये है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये किस तरह का है, यानी कि अब आपको जान के हैरानी होगी, अगर एफ इज एनालिटिक, है ना, दैट इज एफ इज एनालिटिक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एफ डबल डैश एग्जिस्ट, बी एफ डैश एग्जिस्ट, सी एफ डैश एग्जिस्ट बट नॉट एनालिटिक। नॉट एनालिटिक मतलब फर्दर एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। और चौथा ऑप्शन दे देता है नन ऑफ दिस। सोच के बताइए। पहला दो सर, ए और बी। ए और ए एंड बी। यस। अब आपको जान के नहीं लगा कि सर मुझे वो रीजन तो बताओ कि कैसे एफ एनालिटिक है तो एफ डैश अपने आप एनालिटिक, सारी पूरी चेन बनती चली जाती है। मतलब हमें डिफरेंशियबिलिटी एनालिटिसिटी कहीं चेक ही नहीं करनी। मैं बोलूंगा कहीं चेक नहीं करनी, कहीं भी चेक एक बार। यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख दीजिए, वंस एनालिटिक ऑलवेज एनालिटिक, वंस एनालिटिक ऑलवेज एनालिटिक। बहुत सुंदर रिजल्ट है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलेगा पावर सीरीज में। जब हम लोग पावर सीरीज पढ़ेंगे तब हम इसका एक्सप्लेनेशन रखें। और आपको खुद, मतलब आपको खुद इंटरेस्ट होना चाहिए कि सर वो कौन सा रिजल्ट है जिससे इतनी बड़ी चीज हमें मिल रही है। मतलब आर में तो डिफरेंशियल एफ डैश एग्जिस्ट भर करेगा बस, फर्दर इसके आगे का कोई रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, हर चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। जब चेक करोगे कंटिन्यूटी मिलेगी नहीं, डिफरेंशियबिलिटी तब एफ डैश डबल डैश, फिर इसकी डिफरेंशियबिलिटी तब एफ ट्रिपल डैश, है कि नहीं? सही है। लेकिन यस सर। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब आप कहोगे सर ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको मिलेगा पावर सीरीज में, तो फॉर टाइम बिंग आप ऐसा इसको रिजल्ट मान के कंसीडर कर लीजिए। लेकिन आप पूछेंगे सर यस बोलिए। रियल नंबर, रियल एनालिसिस में जब हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो दूसरे वाले में कंटिन्यूटी बिल्कुल होगी ही नहीं, या मे और मे नॉट में सब चलेगी। जैसे डिफरेंशियलिटी को भी चेक करना होगा तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसके पास लिमिट भी एग्जिस्ट ना करे। समझ रहे हैं? ये तो सिर्फ एफ डैश के उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, इसके आगे की गारंटी। लेकिन सी में अगर एफ एनालिटिक हो गया तो यहाँ तक की गारंटी मिल जाएगी आपको। यस, कोई भी एन, फॉर एनी एन। और सबसे ब्यूटीफुल है इसका एक्सप्लेनेशन, लोग इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, बहुत ब्यूटीफुल है। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है? इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले में भी, मतलब इसका जो उपयोग है, इसका इस्तेमाल है
कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, जनरलाइज्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। दूसरा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है यानी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन जो है वो आपको दिखता है पावर सीरीज में। और पावर सीरीज अगर किसी को पता हो, देखो पढ़ाऊंगा मैं बाद में, लेकिन जिनको पता है उनके लिए थोड़ा सा काम कर रहा हूँ यहाँ पे। पावर सीरीज सर होती है, पावर सीरीज तो शायद रियल में भी पढ़ना है सर। सेम रहता पावर सीरीज रियल में, अरे वो एक ही चीज है दोस्त, एक साथ पढ़ेंगे हम लोग है पावर सर, सीरीज। डेरिवेटिव्स का आरओसी सेम ओके रहता है सर। उसमें। अब देखिए, डेरिवेटिव का आरओसी सेम वाली बात नहीं है बेटा। देखिए इसका मतलब पुराने बच्चे भी अवेयर नहीं है। देखिए अगर ये f कोई एनालिटिक फंक्शन होता है तो उसके पास हमेशा एक उसका पावर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करता है। मतलब यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। ठीक, पहली चीज ये। तो ये जैसे ही आपको f एनालिटिक मिला, आपने उसकी पावर सीरीज दी। उसके बाद पावर सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर दीजिए। यस सर। z माइनस z नॉट, zn माइनस 1। थ्योरम हाँ तो बताइए क्या होता है? टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो सकता है। नहीं हो तो सकता है, तो उसका उसका फायदा क्या है सोचिए। देखिए टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करेंगे यानी इधर भी आपने f डैश, तो ये कहा जाता है कि नेचर चेंज नहीं होता। मतलब जैसा कि उसने बोला कि पावर सीरीज जो है वो सेम, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम रहती है, तो एक्चुअली वो इसलिए सेम रहती है क्योंकि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और ऑफ कोर्स कन्वर्जेंट है, कहाँ कन्वर्ज कर रही है? f पर, तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और कहाँ कन्वर्ज करेगी? f प्राइम पर, और आप इसके nth डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। आप सिमिलरली इधर भी nth डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। ये पहली बार मुझे एक्सप्लेनेशन मिला कुमरेसन सर की बुक में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बुक उन्होंने आई थिंक 4-5 महीने पहले लॉन्च किया है। उनकी बुक में ये एक्सप्लेनेशन है कि जो ये कन्वर्जेंस है, ये क्योंकि सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करने पर या इंटीग्रेट करने पर कन्वर्जेंस नेचर चेंज नहीं होता है, कन्वर्जेंस अभी भी बनी रहती है। और जैसा कि रिजल्ट आपने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी सेम होता है, यानी कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी सेम रहेगा, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये भी तो एक एनालिटिक फंक्शन ही हो गया, क्योंकि ये आप इसको पावर सीरीज में लिख पा रहे हैं और वो पावर सीरीज इस पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, जिनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम पावर सीरीज जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आप कहोगे सर इसका कनेक्शन प्रिमिटिव के साथ क्या है? कनेक्शन विद प्रिमिटिव, प्रिमिटिव तो हमने बस ये सुना है कि एक फंक्शन हो f, उसके ऊपर एक फंक्शन g एग्जिस्ट करे सच दैट इसका डेरिवेटिव इसके बराबर हो जाए, यानी कि g प्राइम z इक्वल टू f ऑफ z हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आपने सही सुना है, g प्रिमिटिव ऑफ f। अच्छी बात है, एक बात बताइए, g डैश इक्वल टू f ये कब होगा? जब g एनालिटिक होगा। लेट f हैज प्रिमिटिव, देखना, इट implies there exists an analytic function। देखो क्यों, किसी एक पॉइंट पे f का जिक्र नहीं है, f हैज प्रिमिटिव ऑन डोमेन D। एक पॉइंट पे प्रिमिटिव थोड़ी होता है, पूरे क्या लिखा जाता है? g डैश z फॉर एवरी z इन द डोमेन। समझ रहे हो? तो आप ये कह दो कि सर डिफरेंशिएबिलिटी से तो काम चल सकता था, एनालिटिसिटी क्यों लिख रहे हो? तो डोमेन, पूरे डोमेन में करना है। अब देखो, देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन g such that, कि मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, g डैश इक्वल टू f ऑफ z फॉर एवरी z इन द डोमेन। बताइए इतनी बात समझ में आई? पहले तो इतना बताओ। यस। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, g कैसा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन है सर। जी एनालिटिक फंक्शन। ठीक, आगे बढ़ो। g एनालिटिक है तो g प्राइम एग्जिस्ट भी करेगा और एनालिटिक भी होगा, एनालिटिक भी होगा, एनालिटिक भी ये होगा। डबल डैश भी होगा सर, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एनालिटिक होगा। ठीक ठीक, तो g प्राइम एनालिटिक हो गया, तो इससे कहीं ये तो नहीं कह पा रहे हो कि f एनालिटिक हो गया? भाई g प्राइम इक्वल टू क्या है? f है ना? यस सर। ठीक, यस सर, एफजेड भी एनालिटिक हो गया। f इज एनालिटिक। अब मुझे एक बात बताओ,
आपसे उल्टा सवाल, ये आपके सामने है, उल्टा सवाल पूछता हूँ, क्या कोई दुनिया में ऐसा फंक्शन है जो एनालिटिक ना हो और उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर जाए? आप कहोगे कि सर इसका मतलब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा नॉन एनालिटिक फंक्शन बताइए जिसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर जाए, तो मैं बोलूंगा हाँ। आप कहोगे ठीक है सर, मान लीजिए एफ नॉन एनालिटिक है और उसका प्रिमिटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एफ इज नॉन एनालिटिक एंड हैज प्रिमिटिव, तो यहां तक तो ठीक है सर, जी प्राइम इक्वल टू, ये भी ठीक है, लेकिन जी एनालिटिक है तो जी प्राइम एनालिटिक होना चाहिए और जी प्राइम इक्वल टू एफ है, और आप कह रहे हैं एफ नॉन एनालिटिक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। इसका मतलब आप ही बताइए, इसका मतलब क्या है रिमार्क? रिमार्क ये है सर कि अगर कोई जिसका फंक्शन प्रिमिटिव नॉन होगा वो एनालिटिक होगा एनालिटिक। उसका प्रिमिटिव नहीं होगा। एग्जैक्टली, तो एवरी, और अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका प्रिमिटिव 200% होगा। यस यस सर। हैज प्रिमिटिव। पहले बताओ ये चीज सबको समझ में आई? फरहान, ठीक है। फरहान समझ में आया भाई? नॉन एनालिटिक फंक्शंस कैन नेवर हैव प्रिमिटिव। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। ओके सर। चलो ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रिमिटिव का चैप्टर यहाँ से क्लोज्ड। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये देखिए प्रिमिटिव हमने सीखा, साथ ही उसको डिफरेंस भी बताना जरूरी है आर में और सी में, यानी आर में कितनी आसानी से प्रिमिटिव मिलता है और सी में बहुत मुश्किल से प्रिमिटिव मिलता है। ये है, चलिए, मतलब आर में बैठा हुआ कोई फंक्शन सी पर बैठे हुए किसी फंक्शन पे हंस सकता है कि अरे तुम्हारे पास प्रिमिटिव नहीं है। वो कहेगा मेरे स्पेस में प्रिमिटिव लेना इतना आसान नहीं है, मुझे एनालिटिक होना पड़ता है, आपकी तरह सिर्फ कंटिन्यूअस होने से मुझे प्रिमिटिव नहीं मिलता। समझ रहे हैं? तो यस सर। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है वो 3-4 दिनों का टॉपिक है, इसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे, रिवाइज अच्छे से करते जाओ। CSIR नेट में जो कुछ आप लोगों ने मुझे रिव्यू दिए हैं, है ना, अच्छी बात है। पुराने बच्चे अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेहनत और सही मतलब जितना इनपुट चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। 2-3 सब्जेक्ट करके जाते हैं, आप सोचते हैं कि हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, थोड़ी सी एफर्ट सर लगेगी। एक यस पोल और रिमूवेबल सिंगुलरिटी के बारे में क्वेश्चन था सर। हाँ, क्वेश्चन जनरलाइज्ड कर दिया सर। तो क्वेश्चन था सर साइन साइन एम ए मतलब साइन टू द पावर m into x बटा 1 माइनस cos होल पावर an। आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, है ना, सर लेकिन क्वेश्चन है नहीं सर, लेकिन याद है सर वो। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा 2-4 दिन में लिख के पेपर। भेजिएगा, लिख के पेपर व्हाट्सएप आएगा, पे करिए। पेपर आएगा, पेपर आएगा। मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स भी थी पेपर में, लीनियर भी थी खूब, है ना। अब ये है कि करने के लिए थोड़ा और प्रैक्टिस, थोड़ा और नॉलेज, रिवीजन, ये सब चाहिए। जी। बाकी ये एहसास हो जाना चाहिए कि यार 100 लाया जा सकता है अगर आप सर सारा थ्योरम याद होना चाहिए सर इसके लिए। एग्जैक्टली। अरे भैया अभी कैसे बताऊं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे होता है आइए समझते हैं। इंटीग्रेशन ओवर अ कर्व, कोई फंक्शन दिया होता है, कोई कर्व दिया होता है, लेट अस से गामा, गामा रिप्रेजेंटेशन है कर्व का। इस कर्व का मतलब कोई फंक्शन f है, इस फंक्शन का इस कर्व के ऊपर इंटीग्रेशन करना है। कौन से पॉइंट से? लेट अस से ये पॉइंट है x0 और x0 बोल रहा हूं, लेट अस से ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। ठीक, अब देखो, अब ये पॉइंट जो है ये a प्लस आई बी है भाई, मतलब x0 प्लस आई वाई नॉट, ये x0 प्लस, ये दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं, इसको a अभी यहाँ पे रियल पे मत समझ लीजिएगा, ठीक है। गामा, आप कहोगे सर गामा, तो देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ f of z इक्वल टू
z बार, है ना, ऑन f of z इक्वल टू z बार ऑन, या फिर ओके ठीक है, z बार ऑन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x from 0,0 to 1,1। ठीक, यानी कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, समझिए इसको। इंटीग्रेट करना है किसको, z बार को, ये कॉम्प्लेक्स का फंक्शन, कॉम्प्लेक्स का डिफाइंड फंक्शन है। इस लाइन के ऊपर कर्व क्या दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन, कहां से, 0,0 से 1,1, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ये। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो याद रखिए थ्योरेटिकली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कभी भी इंटीग्रल ओवर एनी कर्व, कर्व का मतलब क्या होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन सब, ठीक। तो इंटीग्रेशन, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन can be dealt with, किसकी मदद से किया जाता है, तो याद रखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो होता है वो हमेशा ग्राफ को, जो आपका गामा जो कर्व होता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑन एनी कर्व गामा, कोई गामा कर्व है, कैन बी डेल्ट विथ पैरामीटराइजेशन, ठीक, पैरामीटराइजेशन से किया जाता है। सबसे पहले आप इस कर्व को पैरामीटराइज करो, कैसे करोगे, x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी, यही तो बना इसका पैरामीटराइजेशन, है ना। सर्कल का पैरामीटराइजेशन क्या होता है, a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा a sin थीटा, है ना। फिर यहां से लेके यहां तक है तो t इक्वल टू 0 to 1, t इज 0 to 1, ये हो गया पैरामीटराइजेशन कर्व का। अब आप कहोगे सर ये तो फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, तो देखो इंटीग्रल ओवर कर्व गामा f of z dz कैन बी रिटन एज, क्योंकि f of z dz क्या होता है, u प्लस आई वी, और dz का मतलब क्या है, dx प्लस आई डी वाई। अब क्या करो, अब इसको पैरामीटराइज कर लो, पैरामीटराइज कर लो और सॉल्व कर लो। तो आप कहोगे सर ये सब जो आप पढ़ा रहे हैं क्या ये कॉची फॉर्मूले से अलग है, मतलब हमने तो पढ़ा इंटीग्रेशन कॉची फॉर्मूले से किया जाता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि कॉची फॉर्मूला जो है वो टूल है ना, वो क्या है, वो टूल है, वो मेन कॉन्सेप्चुअल तरीका नहीं है। जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, क्या ये मेथड है, सब्स्टिट्यूशन कहां गया भाई, आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताइए, आप बताइए। इसमें तो सिर्फ हम रिप्लेस कर देते हैं फंक्शन को, जिस इंटीग्रांड का इंटीग्रेशन करना होता है। अब देख, अरे 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 ये क्या हुआ यार, ओ, एक सेकेंड ना, शायद आपके पीडीएफ, अच्छा, देखिए जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है f of z dz इंटीग्रल ओवर एनी गामा, that can be split it into real part, integral of real part of f of z dz plus iota times integral of imaginary part of f of z dz, ये तरीका है स्टैंडर्ड। जैसे रीमान इंटीग्रेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक फंडामेंटल तरीका, बाकी ये सब तो मेथड है सॉल्व करने के, कि भाई इसको टी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड वो मेथड, ऐसे ही जो फंडामेंटल तरीका है वो ये है, क्या, पैरामीटराइजेशन। पैरामीटराइजेशन ये है
fundamental tool to integrate complex valued functions. Fundamental tool to integrate functions defined on C. Functions defined on C. अच्छा एक बात बताइए कि पैरामीटराइजेशन किसको कहते हैं, क्योंकि ये तो 12th से चला आ रहा है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग क्या करते हैं, सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसमें पैरामीटराइज कर देते हैं a cos थीटा और y इज a sin थीटा। दो डिफरेंट वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट, एग्जैक्टली, मतलब उसके फॉर्म में लिखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, जिसने भी बताया बहुत सही है, एकदम सही जवाब है। दो वेरिएबल्स को जैसे x और y हैं, एक साथ इनमें चेंजेस हम लोग नोटिस नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट हमारा क्या होता है, एक्स वाई प्लेन पे अगर इनपुट देखोगे तो एक्स वाई दोनों होते हैं, तो इनपुट से Yes, sir. आउटपुट कैसे मैनेज करोगे एक साथ। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि क्या दोनों वेरिएबल को एक नए वेरिएबल में, एक न्यू वेरिएबल में डाल दो, न्यू वेरिएबल। इस न्यू वेरिएबल का नाम क्या होता है, जैसे ये है x, ये है y, इसका नाम हो जाएगा t, यहाँ से थीटा है। थीटा या फिर कुछ भी, यहाँ पे वो चीज है थीटा। Yes, sir. अब देखो x और y दोनों को आपने थीटा से कनेक्ट कर लिया, अब थीटा चेंज करो, चेंज और थीटा, क्या मिलेगा, यू विल गेट चेंज इन x एंड y, Boy. है कि नहीं। थीटा में चेंज आपको लिखना है तो मतलब थीटा में चेंज करो, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे x और y कहाँ होंगे, है ना। ऐसे ही ग्राफ भी बनाते हैं, इसका ग्राफ भी ऐसे ही बना लेते हैं, ये थीटा इक्वल टू 0, ये पाई बाई 4, 90, 3 पाई बाई 4 ऐसे करके। तो ये है पैरामीटराइजेशन का कॉन्सेप्ट। खैर धीरे धीरे जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग सीखेंगे इसको। कुछ डेफिनेशन है उसको समझ लीजिए, जैसे कर्व की डेफिनेशन क्या है, कर्व की डेफिनेशन क्या है बताइए। सर जिसका डोमेन के हर एक पॉइंट पे सर हमें ए टू बी कर्व, आउटपुट मिले। कर्व गामा ग्राफ प्लॉट एक ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर ए से बी आपको निकालना है, ठीक है, एक ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन है such that, let us say continuous function defined on C to D, continuous function on let us say C to D, such that gamma of C equal to A and gamma of D equal to B। बी एक कंटिन्यूअस मैप से कनेक्ट करते हैं जिसकी इनिशियल इमेज क्या है। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आपको ये सब इस्तेमाल नहीं होने वाला, लेकिन देखो ये इसको पढ़ लो, मैं डायरेक्टली कॉची भी पढ़ा सकता था, पर क्या है ये सब चीजों का आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। ये है टर्मिनल फाइनल इमेज, मतलब जहां से पाथ खत्म हो रहा है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था पाथ की डेफिनेशन बताइए, तो पाथ जो है कई बार हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। फिर दूसरा होता है स्मूथ, तो स्मूथ का मतलब होता है डिफरेंशिएबल। तो गामा जो कि एक कर्व है, ऊपर वाला सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ऐसे कर्व को क्या कहते हैं, स्मूथ कर्व। डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट। अब एक होता है क्लोज्ड कर्व, कोई कहे क्लोज्ड कर्व की क्या डेफिनेशन है, तो पहले तो गामा एक कर्व होना चाहिए प्लस गामा ऑफ सी इक्वल टू गामा ऑफ डी, इनिशियल पॉइंट जहां से कर्व शुरू हो रहा है जहां खत्म हो रहा है, टर्मिनल फाइनल से एक ही हो जाए।
वो पॉइंट सेम हो जाए तो वो क्लोज कर्व कहलाता है, फॉर एग्जांपल। अब ये तो पता होंगे आपको। अब कुछ और डेफिनेशन, जैसे सिंपली कनेक्टेड कर्व, सिंपली कनेक्टेड कर्व, इसका मतलब होता है आम भाषा में, ठीक है, अ कर्व which does not intersect itself, which does not intersects itself, इसको कहते हैं simply connected curve which does not intersect itself। मुझे लगता है यही शब्द जो है वो आएंगे बार बार आपके। अच्छा, एक और चीज आती है, वो है वाइंडिंग नंबर। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने नाम सुना है वाइंडिंग? नहीं सर, मैंने तो Yes, sir. नहीं सुना। अच्छा, वाइंडिंग नंबर याद रखना, कॉम्प्लेक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वाइंडिंग नंबर। वाइंडिंग नंबर का सर सिंपल कनेक्टेड सेट का कुछ सर एग्जांपल हो जाता है सर, फिगर वगैरह। ये देखिए बनाया मैंने, सर्कल क्या है डज नॉट इंटरसेक्ट। कि नहीं? ये सिंपल कनेक्टेड हो गया, यस सर। सिंपली कनेक्टेड, इसको वाई करना चाहिए, ई बना दिया मैंने। इलिप्स ले सर लीजिए। इन्फिनिटी टाइप का जो कर्व होगा वो हमारा सिंपल कनेक्टेड नहीं होगा। कौन सा वाला कर्व? मतलब जो स्ट्रेट लाइन जैसे जैसे है? नहीं सर, इन्फिनिटी हम लिखते हैं ना सिंबल में, वो अच्छा अगर अच्छा, कर्व हाँ के वो रूप में नहीं लेंगे है। तो वो यस, हमारा सिंपल कनेक्टेड नहीं हाँ है, वैसा ही है ना? आप ये कह रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, वो ये यस नहीं। सर। तो यस सर। इसीलिए याद रखिए, आपको याद है कॉची का फॉर्मूला जो है वो इन दो अलग अलग भागों में लगाया जाता है, कभी एक साथ दोनों में नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि कॉची का फॉर्मूला जो है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन में लगता है। यस सर, स्टेटमेंट का केस होगा। हर चीज देखिए जुड़ी हुई है, बस ये है कि हम कितना जानते हैं और कितना कनेक्ट कर सकते हैं, वो है मेन। वाइंडिंग नंबर, किसी कर्व का वाइंडिंग नंबर क्या होता है? तो देखो, कोई पॉइंट है, कोई भी कर्व उसको कितने बार पूरा का पूरा वाइंड करता है, ये कहलाता है वाइंडिंग नंबर। जैसे अगर मैं इस पॉइंट का इस कर्व से वाइंडिंग नंबर देखूं तो कितने बार किया? 3 बार। 1 2 3, 3 बार। है ना? तो नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस, आपको पता है सीएसआई नेट में 4.75 में बच्चे एक क्वेश्चन गलत करके आ गए। वाइंडिंग नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है किसमें? एक एग्जांपल दे दूंगा अभी आपको। नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस ऑफ एनी पॉइंट, तो सबसे पहली बात है वाइंडिंग नंबर किसी पॉइंट का होता है, ना कि कर्व का। पॉइंट बाय एनी कर्व। अब हुआ क्या, देखिए उदाहरण से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए z इक्वल टू 0 और कर्व आपको दे दिया जाए क्या? z इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा। इसका मतलब क्या बात हो रही है? इसका मतलब बात हो रही है कि ये ओरिजिन है और ये है आपका कर्व, है कि नहीं? अब उसने बड़ी चालाकी से क्वेश्चन में क्या दे दिया पता है? 0 टू पाई बाय 4 पाई। क्या दे दिया? 0 टू 4 पाई। तो देखो, जब 0 से 2 पाई होता है तो सर्कल का एक राउंड पूरा होता है, दूसरे का राउंड हो जाएगा इसमें और जब सर। 4 पाई है तो 2 राउंड हो गया। यानी ओरिजिन का वाइंडिंग नंबर क्या हो गया? 2। 2। वाइंडिंग नंबर ऑफ ओरिजिन इज 2। और जब आप कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले से इंटीग्रेट करते हैं और ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, तो जो वैल्यू इंटीग्रेशन की आती है उसमें वाइंडिंग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है लास्ट में। तो अब आदत पड़ी हुई है, कभी इस चीज को देखा नहीं, तो एक में था पाई बाई 2, दूसरे में था पाई, तीसरे में था 2 पाई और चौथे में नन ऑफ दीज। तो लोगों ने सॉल्व किया, ये आया आंसर, इधर आया पाई बाई 2, तुरंत मार दिया। लेकिन ये नहीं देखा कि ये वाइडनिंग नंबर 2 है, आंसर आया पाई। तो इसलिए ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। उसी बार से फिर लोगों ने वाइंडिंग नंबर पे ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, तो वाइंडिंग, यस बोलिए सर एक बार फिर से ये समझाइए ना, वाइंडिंग नंबर जो वो 4 पाई तक के है, 2 कैसे लिए? देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे z इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा हो और थीटा आपका दे दिया जाए 0 से
पाई बाई 2। इसका मतलब है आपको सिर्फ ये आर्क मिली, इतना ही तो Okay. बनेगा इससे। यस सर। अब यही पाई बाई 2 खींच के पाई कर दिया जाए, इसका मतलब है आपको इतनी आर्क मिल गई। यस सर। ठीक है, 3 पाई/2 कर दिया जाए। फिर 3 हाँ, पाई बाई 2 अच्छा, फिर 2 पाई। इसीलिए ध्यान ओके सर। रखिए 4 राउंड। लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में इसको देख लेते हैं, कहते हैं सर यूनिट सर्कल सबसे आसान होता है ना, पैरामीटराइजेशन ऑलरेडी पैरामीटराइज्ड है, ये भी तो सर्कल का Yes. पैरामीटराइजेशन है ना, e⁻i थीटा। तो बस उस पर तुरंत सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो ये जो टर्मिनेशन वाला है एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बताता है सेमी सर्कल है कि क्या है। अब उसमें दिया था 4 पाई, यानी कि 2 बार पूरा पूरा राउंड कर रहा है, तो वाइंडिंग नंबर इसका कितना हो गया 2। 2। यस सर। और कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले में वाइंडिंग नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है लास्ट में, मैं आपको लिखा दूं। तो वो सर एक चीज हमें बताइएगा सर, यहाँ पे वाइंडिंग नंबर तो एनी रियल नंबर में सर आ सकता है, रैशनल छोड़ के? नहीं, कितने बार राउंड कर रहा है, रैशनल नंबर 2.5 टाइम थोड़ी राउंड करेगा, इंटीजर आएगा। सेकंड एग्जांपल जो सर आपने लिखी उसमें तो सर सेमी सर्कल नहीं बन रहा है ना हम लोगों का, ये इसमें सेकंड वाले में नहीं, ये 0 से इसमें 2 वाइंडिंग पाई। नंबर नहीं, इसमें वाइंडिंग नंबर नहीं आएगा। क्यों? कोई भी पॉइंट ले लो, मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट इसमें वाइंड ही नहीं कर रहा है, ये पोर्शन कहाँ है, जब इसको पूरा करेगा तो सर्कल wind- नहीं बना है, पूरा पूरा अब सर्कल बनाना पड़ेगा। अब ये वाइंड कर रहा है। ओके ठीक, सर। अब मैंने कह दिया 0 से 6 पाई, इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में, वाइंडिंग नंबर Yes. से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये है। तो मैंने सोचा था डिलिबरेटली, मैं सोच रहा था वाइंडिंग नंबर पे थोड़ा फोकस करेंगे ताकि आप लोगों से गलती ना हो। कॉम्प्लेक्स के भी कुछ क्वेश्चन आए थे थोड़े बहुत, जिन लोगों ने पहला पढ़ा कुछ पकड़ में आया। सर इसको ज्यों का त्यों सर अथी कर देंगे सर, सॉल्व कर देंगे सर। ये अगर पाई/2 तक रहेगा सो तब, या पाई तक रहेगा तो। देखिए अगर 2 पाई तक रहेगा तब तो आंसर एज इट इज आएगा, वाइंडिंग नंबर 1 हो गया ना। जी सर। अगर 2 बार हो गया, जैसे 4 इससे पाई हो ज्यादा। गई, 4 पाई का मतलब क्या है, एक बार 0 से 2 पाई फिर 4 पाई, तो वाइंडिंग नंबर 2 यस हो सर। गया, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ वाइंडिंग नंबर 6 पाई है तो 3 हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है। लेकिन अगर पाई/2 या 3 पाई/2 तक अरे अगर थीटा का मान दिया रहेगा सर। अरे आप समझ ही नहीं रहे, वही तो मैंने देखो यहाँ बताया कि अगर पाई बाई 2 यहाँ तक भी रहा तो क्या ये इसको वाइंड कर रहा है क्या? नो सर। नहीं वाइंडिंग सर, नंबर यानी होगा ही नहीं सर, मिलेगा ही नहीं। हमेशा सर वो नेचुरल नंबर होगा सर, बाइंडिंग नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ मैं, ठीक होल है सर। नंबर। है ना। सर ये कार्डियोइड के फिगर के साथ मोस्टली आता है ना ये क्वेश्चन, हाँ, कार्डियोइड के जो फिगर यस होती है। यस यस यस, इसीलिए ध्यान रखिए, है ना, इम्पोर्टेंट है। चल आगे बढ़ते हैं, इस पे हमने पर्याप्त सर तो फोकस कर लिया। कोई क्वेश्चन बोल रहे थे सर। मैं ये कह रहा था कॉम्प्लेक्स में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि नॉन एनालिटिक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन कुछ इस तरह से आए थे, मुझे याद नहीं है, तो पकड़ में आए कि नहीं आए? सर एक आध 2 क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं सर। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि अपन ने 6-7 दिनों में कुछ बेसिक डेवलप किया है, तो हो सकता है कि बच्चे थोड़ा बहुत कर लें। सर सीआर इक्वेशंस का यूज करके सर एक क्वेश्चन था, अरे वो हाँ यार, मैंने एक भी देखा। CR यस हो सर, गया है। पार्ट सी में सर। हाँ, हम्म। बहुत कम लोग हैं जो शिक्षक को धन्यवाद देते हैं, बाकी लोग तो कंप्लेन करते हैं, सर देखो ये क्वेश्चन नहीं हो पाए। ये धन्यवाद तो हमें खुद लेना पड़ता है, मतलब कि क्या बोले, जेड सही बात है। सॉरी सर। नहीं सर, मतलब सर कलयुग उतना है ना, अटेम्प्ट किया नहीं था इसलिए कुछ कलयुग है। बोल नहीं पाए, ऐसा चीज हो गई। हाँ वही, मतलब देखिए अब वो अटेम्प्ट जब कर लेंगे और उनका सही आ जाएगा तभी भले ही वो आपको धन्यवाद करें। अगर आया है वो उन्होंने गलत कर दिया तो भी कहेंगे देखो सर मेरा गलत हो गया, ये नहीं कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया था वो आया, नहीं। नहीं वो जरूर आया था, जबकि मतलब आप सर वहीं तक लिए मैं बेल तो है सर। मतलब मैं इतना आप तो वहीं टफ तक थे पोर्शन ना। करके गई थी, उसमें से भी सिंगुलरिटी पे आया, एनालिटिक फंक्शन पे आया, इंटीग्रल Exactly. इक्वेशन पे क्वेश्चन आए। इंटीग्रल इक्वेशन पे क्वेश्चन था, एनालिसिस पे भी, एनालिसिस में भी कई काफी क्वेश्चन थे। जी जी, बहुत फेवरेट। तो मतलब लेकिन वो कुछ कुछ नहीं होता। ये है कि इधर अपना 50% ठीक चल रहा है, आप अपना ठीक करो भाई, है कि नहीं? हाँ बस वही आउटपुट चाहिए। क्वेश्चन का क्वेश्चन आया था, लीनियर का सर रियल कनेक्शन जो है ना सर, बड़ी डेंजर क्वेश्चन देखे सर, कुछ हिल नहीं पा रहा था सर। किसका? ऐसे सिंपल तो बन गया सर, लेकिन अच्छा, इनर प्रोडक्ट पे कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश Yes. करेंगे। इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर पढ़ना है तो आपको और फ्रेडबर्ग से का 2 बुक आता क्वेश्चन है, था सर, 2 क्वेश्चन। फ्रेडबर्ग पढ़वा देंगे, फ्रेडबर्ग को देखिए एक बार, अच्छा दिया हुआ है इस पे।
फिर भी हम और कोशिश एक करेंगे कि इसको सिग्नेचर पर क्वेश्चन था सर, सिग्नेचर पे है। ये नहीं जी सर, हाँ सर, सिग्नेचर पूरा पूरा थ्योरेटिकल ही था सर, वो अच्छा अच्छा। थ्योरी ही था सर पूरा। उसका अरे इक्वेशन ही फॉर्म नहीं हो पाता बट बेटा इन सब में तो अप्लाइड में तो मैं भी हाथ नहीं डालता कभी मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता डीजेड ये सब तुम लोग ऑन सर नहीं वो सर लीनियर अलजेब्रा से था वो सिग्नेचर क्वाड्रेटिक फॉर्म से। ना सिग्नेचर ये सिग्नेचर लीनियर का। और लिनियर सर हमने एक पढ़ा ही है इंटरेस्टिंग बेटा। क्वेश्चन अभी मैं बताऊं सर, सिग्नेचर अभी भी हमें याद है। हाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर मैं बताऊं हाँ पार्ट बताइए ए का। बताइए, मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर उसमें ये था कि आपको बता दिया गया कि अगर जितने भी हमारे पास कुछ डिग्री के साथ ये सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, हाँ हाँ अगर वो सभी एक ही प्लेन पे आ जाए तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा शेप अच्छा। बनेगा, हार्मोनिक क्या बनेगा, क्या ग्रेविटेशन बनेगा। एक सर और सवाल बहुत ही शानदार था उसका ग्रुप ए का, तो मुझे लगा कि दे दिया कि 2001 से लेके 2000 सन से लेके 2021 तक, दिसंबर 2021 तक हाँ ऐसे कितने डेट्स होंगे जिसमें हाँ राइट से भी वही नंबर बोला जाए और लेफ्ट से भी वही नंबर लेफ्ट से भी वही नंबर अच्छा है। अच्छा, इसको कहते हैं तो बहुत ही शानदार था। क्या एक ये बोलते सवाल हमसे सर नहीं और बन था पाया, कि सोचते वो रह गए हम। ये सर बना बाद में डिकोड हो गया हमसे। अच्छा। एक सर क्वेश्चन उसका था बहुत ही एक लाइन में नंबर सिस्टम में कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर एक संख्या छोड़ने के बाद फिर वही संख्या आ जाए, बस इतनी ही सवाल थे सर। और अच्छा वो अच्छा संख्या ये बतानी थी 1 2 3 4 5 6 से 25 ऐसा था, सर 6 से 25। अच्छा जी अच्छा। जी ये देखिए ये देखिए अभी यहीं पे चयन होने लगेगा भाई, मुझे लग जी। रहा है अभी ऑफलाइन होता है तो यही अपना डिस्कशन का पार्ट बनता है, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, बिकॉज द मोर यू डिस्कस द मोर यू लर्न, है ना। सर रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, ये बिल्कुल हाँ मैं वही बोल तो हम लोग कौन सा बॉलीवुड फिल्म का बात कर रहे हैं भाई, पेपर का बात कर रहे हैं। सो रिकॉर्ड भी हो रहा है तो अच्छी बात। चलिए सॉल्व दीस टू क्वेश्चंस। दिस इज एग्जांपल नंबर 1, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। इंटीग्रेट करना है आपको। मैंने आपको दो तरीके बताए, एक पैरामीटराइजेशन और दूसरा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड में क्या होता है, रियल पार्ट एक तरफ प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। तो जैसे आपकी इच्छा हो करिए, 60 सेकंड का टाइम है, फिर मैं बताऊंगा। जेड बार कैसे करेंगे, जेड बार तो आप कहोगे सर आपने बताया था x माइनस आई वाई करो, फिर dx प्लस आई डी वाई कर लो। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करोगे, लाइन क्या दी हुई है, y इक्वल टू एक्स, तो पैरामीटराइजेशन कर लो, x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी एंड t लाइज बिटवीन 0 to 2, और इसको इसमें रख दो। पैरामीटराइज करके जब रखोगे तो t माइनस आई टी और dx यानी dt, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt प्लस i, dy इक्वल टू dt और t इक्वल टू 0 to 2। सॉल्व कर दो मल्टीप्लाई करके, देखो क्या आ रहा है, फटाफट बताओ। आंसर इज 4। पैरामीटराइजेशन का इस्तेमाल, किसका पैरामीटराइजेशन करते हैं, पैरामीटराइजेशन करते हैं कर्व का, किसके ऊपर इंटीग्रेट किया जा रहा है, इसको पैरामीटराइज किया जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, देखो अर्ली स्टेज है इसलिए ये छोटी छोटी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, पैरामीटराइजेशन। ठीक, अब ये देखिए सेकंड पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया, इसको इंपॉर्टेंट बनाओ। क्यों, क्योंकि इसको आप हमेशा जो है ये किस पे सॉल्व करते हो पता है, कॉची में सॉल्व करते हो, यस सर। इसलिए मैंने जानबूझ के दिया है। ये क्या दिया हुआ है जरा बताओ, कौन पहचान पाएगा ये क्या है, व्हाट इज, मतलब कर्व हमें पता होना चाहिए ना कौन से कर्व पे दिया हुआ है, r e to the power i t, t is between 0 to pi 2 pi, क्या है बताओ। अच्छा a नहीं होता तो क्या होता, तब तो सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नहीं किसको रिप्रेजेंट करता है, z इक्वल्स टू r e to the power i थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल। रेडियस ये तो सर यूलर यूलर्स फॉर्म, आइलर्स टायलर फॉर्म, सर्कल विद सर्कल रेडियस सेंटर, सॉरी रेडियस r, ये रेडियस है, ये सेंटर है, एंड यस सर सेंटर है सर, सेंटर a 0। ठीक, तो अब आप ये देखेंगे, तो अगर आज के बाद इस तरह की इक्वेशन आई तो आइलर वाइलर नहीं है ना, ये सर्कल है। अच्छा कंप्लीट सर्कल है,
क्यों? टर्मिनेशन पॉइंट 0 to 2 पाई। आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। किसको इंटीग्रेट करना है? 1/z माइनस a dz। तो z माइनस a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? r e टू द पावर i t। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और t क्या है? 0 से 0 to 2 पाई। पैरामीटराइज कर देना होता है। तो जब आप कर्व को पैरामीटराइज कर देते हैं जो कि ऑलरेडी पैरामीटराइज्ड है, तो इंटीग्रेंड भी पैरामीटराइज हो जाता है अपने आप, 1/r e टू द पावर i t। और dz, अब यहां से dz निकालो जरा, क्या आएगा? dz इक्वल टू IR e I to power r IT e to the dt. power I t dt. So I r e to the power I t dt। ठीक, बताओ क्या आया? r to r gets cancelled। ये भी बताओ आंसर क्या है? dt है 2 pi I 2 pi एग्जैक्टली। 2 pi I अब यही आपको वहां दिखता है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले में, पॉचेस में। डायरेक्ट Yes, 2 sir. पाई आई। और देखो, ध्यान से देखो, कर्व क्या है? कर्व है ये सर्कल। सर्कल सेंटर कहाँ है? सेंटर है ए। A. ए जो है वो अंदर है। हम्म अब याद आया कॉची फॉर्मूला कैसे? z माइनस z नॉट पे लगाया जाता है, z नॉट अंदर होता है। नहीं आया है तो अभी जब कराऊंगा तो याद आ जाएगा। ठीक, तो उसका जो जन्म है कॉची से पहले, ये सब चीजें, ये टूल हमारे पास हुआ करते थे। कौन सा टूल? पैरामीटराइजेशन वाला। बट क्या हुआ, कॉची के आने के बाद फिर ये चीजें हम लोग इस्तेमाल करने नहीं लगे। लेकिन याद रखो, बेसिक कभी मत भूलना, बेसिक हमेशा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Continuous, but it doesn't have. Tell me a continuous function which does not have primitive. सर कांस्टेंट फंक्शन। हे भगवान, कांस्टेंट फंक्शन के पास एनालिटिक कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक होता है चंदन जी। हो कोई भी देखो, सोचना कंटीन्यूअस कैसे है। परंतु ये प्रिमिटिव नहीं हो। Z मैंने क्या होगा बोला? ही नहीं। कॉम्प्लेक्स में Z बार को नहीं भूलना। हम्म ये ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है प्लस नॉन एनालिटिक है, और नॉन एनालिटिक के पास प्रिमिटिव नहीं होता है। ऐसे ही पूछ दिया मैंने। यस सर बाय डेफिनेशन। हाँ, बाय डेफिनेशन नॉट हैविंग। घर पे ऐसे ही प्रयोग किया करो बैठ के, है ना, मेहनत करो, 6 to 8 आवर्स पढ़ो, परिणाम निकलेंगे। चलो, कॉचीज थ्योरम क्या कहती है? कॉचीज थ्योरम, जिस दिन कॉची थी थ्योरम आई, काम खत्म हो गया, है ना। सबसे पहली चीज, अगर f एनालिटिक है, कहाँ? D क्या है? सिंपली कलेक्टेड डोमेन। सिंपली कनेक्टेड डोमेन मतलब एक डोमेन जिसमें कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन। f अगर एनालिटिक है, इनसाइड द डोमेन, ओके, इसको इफ से शुरू कर सकते हैं। देन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z dz इक्वल टू 0। अगर इसको मुझे कोई ढंग से समझा दे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसका असली सिग्निफिकेंस पता है। क्या इतनी ही बात है? मतलब पुराने बच्चे नहीं भूलेंगे, नए लोग बताइए, क्या इतनी ही बात है कॉची में? कहने का मतलब है जो मैंने लिखा है ठीक है, या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट्स आप चाहते हैं? सर इंटीग्रेशन ओवर डी ना होगा? इंटीग्रेशन ओवर डोमेन पर सर क्लोज्ड रीजन कुछ। हाँ, इसका साफ मतलब है कि पढ़ा तो था, कुछ कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं कि क्लोज्ड कुछ हुआ करता था। क्लोज्ड होता था या सर। सर होगा सर, क्लोज्ड क्योंकि में ही एक कॉची थ्योरम ही लगता है। बराबर भी होगा सर तो कट के 0 हो जाएगा सर। क्लोज्ड क्या होता था ये भी तो इम्पोर्टेंट है। क्लोज्ड मींस वही सर आपका जो इनिशियल और टर्मिनल जो सेम हो, बराबर हो। f ऑफ a इक्वल टू जो अभी ये जो आपने D लिखा था। है, ये जो D है जो कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, क्या इसको मैं क्लोज्ड सिंपली कनेक्टेड डोमेन लिख दूं? बस अभी सही है? यस सर। कितने लोगों का मानना है कि जो लिखा है वो सही है? नए लोग क्लोज्ड बताओ।
माधुरी, सर सिर्फ कनेक्टेड हुआ तो फरहान, ओपन क्लोज दोनों हो कनेक्टेड है सकता है, तो हो गया क्लोज सर, कर देंगे कनेक्टेड है तो तो ओके है सर। ओके है। सर यस सर। कनेक्टेड डोमेन तो ओपन क्लोज दोनों उसका फाई और वो खुद ओपन क्लोज मतलब आप ये कहना कनेक्टेड चाह का रहे मतलब हैं, ना, मतलब आप ये कहना चाह, ध्यान से सुनिएगा, देखो कितनी बड़ी गलत फहमी में जीते हैं आप लोग। किसी को और कुछ कहना है तो बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ गलत है। एक्चुअली आप सरासर गलत हैं। यस, कोई बोलना चाहेगा? एनीवन एल्स? श्रेया? यस सर। हाँ, सर क्लोज्ड कंटूर सी में हाँ तो वो सी इसका मतलब इंटीग्रेशन। थोड़ा सा और अच्छे से बताइए ताकि ऐसा लगे कि हाँ क्लियर है। ये तो देखो सरासर गलत है, ये जो कुछ लिखा है ये स्टेटमेंट सरासर गलत। अब पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप मतलब आप सब, ठीक है, किसी से पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, सब लोग मुझे ये बताएंगे कि जब स्लाइड शुरू हुई थी, अभी तो वो स्लाइड्स डिलीट हो गए, तो मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन जो सॉल्व किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन सी, ये कहाँ सॉल्व किए जाते हैं? यूजुअली एग्जैक्ट। तो पहली गलती तो यही करते हैं कि डोमेन की, गुड्डू जी तो डोमेन के ऊपर इंटीग्रेशन करा रहे हैं, क्या बात? क्लोज्ड कर्व। एग्जैक्टली, अब याद आया। अब वो क्लोज्ड कर्व होता कहाँ था ये भी याद करो। क्लोज्ड कर्व ऑन कर्व्स, लेकिन कॉची कहता है क्लोज्ड होना चाहिए। अब देखो एक चीज और बड़ी सुंदर दी हुई है, क्या दिया हुआ है? डोमेन दिया हुआ है आपको। डोमेन का मतलब क्या है? सिंपली कनेक्टेड है, ये डोमेन दिया हुआ है, समझ रहे हैं? ये है डोमेन। इस डोमेन के अंदर कोई भी क्लोज्ड कर्व, चाहे वो सर्कल हो, इलिप्स हो, कुछ भी हो, पैराबोला नहीं हो सकता, कोई भी कर्व जिसका एक ओरिएंटेशन होगा, इसके ऊपर अगर आप इंटीग्रेट करेंगे एफ को, तो मैं इंटीग्रेशन 0 दूंगा। ये है कॉची का थ्योरम, प्रोवाइडेड योर फंक्शन इज एनालिटिक। आप समझ में आया? ठीक है, इस कर्व का क्लोज्ड होना जरूरी है। मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका डोमेन है और मैं चाहूं कि ये मेरा कर्व है, कंटीन्यूअस कर्व है, स्मूथ, इसके ऊपर मैं फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, एफ एनालिटिक भी हो, ठीक है, ये गामा है, तो इंटीग्रल गामा एफ डी जेड ये 0 होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्व क्लोज नहीं है। अगर ये कर्व क्लोज होता तो फिर हो जाता। इसका प्रूफ भी बहुत सुंदर है, लेकिन लेट अस नॉट डिस्कस, ठीक है, ये बात है। तो ये सब बारीकियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप नहीं तो डी के ऊपर फिर इंटीग्रल करवा देंगे, ये तो अनर्थ हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो डोमेन की अपनी इंपॉर्टेंस है कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं अगर सर डोमेन इस तरह का हुआ तो देखो कॉची की थ्योरम 2 पार्ट में लगाई जाती है। कौन से पार्ट? ये हो जाता है डोमेन D1, ये D2, समझ रहे हो? एक कर्व C1 ले लिया जाता है जो यहां से लेके यहाँ पे खत्म हो जाता है, और एक C2 ले लिया जाता है जो यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं? और फिर C2 और ये C1, और इंटीग्रल ओवर C इज C1 प्लस C2, लास्ट में सम कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ठीक तरीके से लिख लेते हैं थ्योरम। सर क्लोज कर्व को क्लोज कंटूर कहते हैं ना? हाँ, कंटूर इज दिस वन, कर्व को ही कंटूर बोलते हैं। ना, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो लेट एफ बी एनालिटिक, और देखो आप समझोगे, ये जो पूरा डोमेन आपको दिख रहा है, ये इस पूरे पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। ये भी तो सवाल पूछो कि सर एनालिटिसिटी से कहाँ चाहिए? ये पूरे डोमेन में चाहिए। इस डोमेन के अंदर लेट एफ बी एनालिटिक ऑन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, यानी कि ये जो डोमेन आप बनाओगे, सॉरी,
ये जो आप डोमेन बनाओगे इस पूरे के ऊपर एनालिटिसिटी चाहिए, ठीक। एफ क्या होना चाहिए? एनालिटिक। बताओ, इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। एंड सी क्या है? अब इसमें कोई क्लोज्ड कर्व आप लेना चाहते हैं, लेट अस से एक सर्कल लेना चाहते हैं और इसके ऊपर आप इंटीग्रेट कराना चाहते हैं। तो कह रहा है अगर पूरे डोमेन में फंक्शन एनालिटिक है तो किसी भी क्लोज्ड कर्व के अलाउंग आप इंटीग्रेशन ले लीजिए, आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 लेट सी बी अ क्लोज्ड कर्व इन डी, और बहुत बार क्या लिखा होता है? विद इन डी। then integral over that curve f of z dz equal to 0। बताइए, आप क्लियर है? यस या सर, हमको सी के जगह पर डी ही याद था सर। अब सर देखो, ये तो नहीं, क्लियर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ डी लिख देने से बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाएगी? सर तो एमएससी में सर सी था कि डी था सर, उतना कौन याद है सर उतना दिन के बाद। नहीं, मेरा मतलब ये है कि इंटीग्रेशन कर्व के किया जाता है, डोमेन पे नहीं। यहाँ सी को डी लिखने से एक अल्फाबेट चेंज नहीं होता है, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। ये कहने का मतलब यस सर। चलिए, अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अब एक सर और, एक चीज, यस बोलिए। सर यहाँ पे एक्चुअली में ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में मेन ये सिर्फ समझना है आपसे, ये जैसे हमारा इंटीग्रेट किया मैंने इस क्लोज्ड कंट्रोल सी पे, तो रिजल्ट आ गया 0। सर एक्चुअली में इसको विजुअलाइज में करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई ना कोई उसके अंदर एक क्लोज्ड रीजन रहा होगा। इसका मतलब ये होता है, देखिए अगर किसी क्लोज्ड कर्व में जिसका फाइनल और इनिशियल टर्म 0 है, मतलब सेम है, ऐसे में अगर इंटीग्रल 0 है ना, किसी भी क्लोज्ड कर्व का इंटीग्रल 0, तो हम कहते हैं कि इसका अरे उसको क्या कहते हैं यार, अगर रेक्टिफिएबल कर्व 0 है, अरे वो बड़ा अच्छा टर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा। एरिया? नहीं, एरिया नहीं, एरिया कहाँ से निकला है? हाँ, हाँ, यस। अगर इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई एनालिटिक डोमेन है तो उसके अंदर फंक्शन जो इंटीग्रल होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, पाथ से परे, हाँ, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक, आइए समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए आपने एक क्लोज्ड एक पाथ ये है, मान लो आपको पहुंचना है कहाँ, ए से लेके बी पे। एक पाथ ये इस्तेमाल किया और दूसरा पाथ आपने ये इस्तेमाल कर लिया। एक बार आप ऐसे गए और एक बार आप ऐसे गए, तो वो ये कह रहा है कि दिस इंटीग्रल आप इस पाथ से निकालो या फिर आप इस पाथ से निकालो, इंटीग्रल सेम आएगा। इंटीग्रल ओवर दिस पाथ विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर दिस पाथ। अभी समझ में आया? क्यों? क्योंकि टोटल इंटीग्रल, अब देखो इसको करोगे तो ये लेटेस्ट से C1 है और ये C2 है, तो इंटीग्रल ओवर C1 प्लस इंटीग्रल ओवर C2, और यहाँ पे माइनस साइन किसका आएगा? ये रोटेशन, ये देखिए सेम रोटेशन है, ठीक। तो ये 0 होगा कहाँ से? कॉची थ्योरम से। तो इसका क्या मतलब हुआ? इंटीग्रल ओवर C1 इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C2। इसी को क्या कहते हैं पता है? कंजर्वेटिव फील्ड। ये फील्ड पूरी कंजर्वेटिव हो जाती है। किसी भी और सर ये जैसे हम लोग 2D में अगर ये इंटीग्रेशन का सिंपल किया तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व दे दिया, या उसका हम रीजन का एरिया निकाले, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सर अगर इंटीग्रल वैल्यू कुछ हमें मिलता है फाइनाइट, देखिए वो एरिया तो नहीं हो, देखिए वो एरिया नहीं हो सकता, असंभव चीज। उसका कारण है एरिया इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ये कोई कर्व नहीं है और इसके अंडर कोई ये बाउंडेशन नहीं है जिसको ये कवर करेगा। आप इसका 2 वेरिएबल का तो ग्राफ ही नहीं बना सकते ना कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का। समझ पा रहे हैं? तो इसको आप एरिया नहीं समझ सकते। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंटीग्रल ओवर दिस विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। ये है कॉची का रिजल्ट अगर फील्ड जो है एनालिटिक टोटल। ठीक है भाई, क्लियर है?
जीरो के बराबर ना होगा तो पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होगा सर। ऑब्वियसली, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा ना, अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। यस सर, अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। डिफरेंट रीजंस हो जाएंगे इसको तो कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। आप पढ़ेंगे इसको तो वेक्टर, जिन्होंने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा होगा उनको पता है कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। अब देखो एक और चीज है, लास्ट चीज आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये डोमेन है, ठीक, अगर ऐसा एरो बना हो तो इसका मतलब क्या होता है, और ऐसा एरो बना होता है तो इसका मतलब क्या होता है। आओ समझ लेते हैं। साइन का डिफरेंस। देखिए साइन तो है, ये तो ओरिएंटेशन है, लेकिन याद रखिए जिस दिशा में चल रहा होता है कोई, जैसे ये एरो बना हुआ है, ठीक है, तो जो डोमेन होता है वो लेफ्ट साइड में लिया जाता है। यानी कि ये वाला, अभी डोमेन कौन हो गया, ये वाला, ठीक। लेकिन अगर मैंने यही रखा और ओरिएंटेशन को ऐसे कर दिया, इसका मतलब बाहर अब वाला मैं हो ऐसे जाता जा है। रहा हूं, अब मेरा लेफ्ट साइड कौन है, बाहर का, समझ रहे हैं। यस सर। तो अब जो है, अब डोमेन हमारा ये हो जाएगा। तो याद रखना इस एरिया, इस पता लगा आपको, इसके बारे में पता करना है। यहाँ क्लोज कर्व है सर इसका कुछ पार्टिकुलर नाम भी है सर। किसका, ये जो बोल रहे हैं ना कि मतलब कि लेफ्ट से जाएंगे तो अंदर वाला एरिया लेंगे और राइट से जाएंगे तो। अब ये तो मुझे नहीं पता। डोमेन इज ऑलवेज, ऐसे लिख लो, ऑलवेज ऑन लेफ्ट, ओरिएंटेशन के लेफ्ट में होता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, डोमेन ये कंसीडर करना है, एरो ऐसा बना देंगे, तो ये बिल्कुल सरासर गलत हो जाता है। अगर ये डोमेन कंसीडर करना है तो ओरिएंटेशन ये होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसीलिए इसको पॉजिटिव ओरिएंटेशन कहा जाता है। अब अगर ओरिएंटेशन ऐसा है तो फिर क्या किया जाता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा बनाया जाता है। क्यों, इसको थोड़ी ना आप इवैल्यूएट, आपको इंटीग्रल चाहिए इसके अंदर, ठीक है। चलिए, थैंक सर यू। वो पाथ इंडिपेंडेंट में आपने जो फिगर बनाई C1 हाँ। C2 के लिए, तो वो चलेगी क्या कॉची में? कॉची में तो क्लोज कर दोनों इंडिविजुअली लेना चाहिए, ऐसा नहीं होगा क्या? अरे ये यानी C1 भी क्लोज, C2 भी क्लोज। बेटा ये पूरा कर्व ये हो गया, मैं कह रहा हूँ इसको मैं सी बोल रहा हूँ, सी इज C1 एंड C2, मैं सी पे लगा रहा हूँ कॉची, हाँ समझ रहे हो। अब वो दो सब पाथ से मिलके बना है, इससे और इससे। अब ये तो इसके हिसाब से तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, इसलिए माइनस मल्टीप्लाई किया है। इसका ओरिएंटेशन इसके दोनों सेम है ना, ऑपोजिट होने चाहिए ना, तभी तो पूरा कवर करेगा। एक ही बराबर। रखा आपने। ये है तो और इससे, C2 के अंदर अगर C1 अपन ने ली होती कर्व, तो उसमें भी ऐसे ही हो जाता ना फिर, हाँ पाथ इंडिपेंडेंट के। यस 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 यस। हाँ चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।